Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This is the video by Legal Concept, CSS, PMS and Law. Before starting our today's lecture, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of the new videos timely. Let's move towards our today's lecture. Our today's lecture is about classification of the contract. First of all, we will study about objective of the lecture to learn about classification of contracts. आज हम पढ़ेंगे कि contracts को किस तरीके से classify किया गया है. Definition: Contract is an agreement enforceable by law between two or more parties for doing or not doing of something specified. कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसे लॉ इन्फोर्स करवा सकता है, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है. ये दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट होता है किसी भी चीज़ के करने और ना करने के हवाले से. तो ऐसा एग्रीमेंट जो है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को किस किस तरह क्लासिफाई किया गया है. अ कॉन्ट्रैक्ट कैन आइदर बी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटर, कि अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटर इन दोनों के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है. अब ये दोनों टर्म्स क्या होती हैं ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेयर वन पार्टी हैज़ परफॉर्म्ड ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें एक पार्टी अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म कर चुकी होती है, जो उसकी ऑब्लिगेशंस होती हैं या ड्यूटीज़ होती हैं उसकी परफॉर्मेंस हो चुकी होती है. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है. A contract where both parties still have obligations to perform under the contract is known as an executor contract. Executor contract कौन सा contract होता है? ऐसा contract जिसमें दोनों parties ने अभी अपनी obligations perform नहीं की होती, उनकी duties अभी pending होती हैं, उन्होंने अपनी duties perform करनी होती हैं, अभी perform नहीं की होती, तो ऐसा contract जो है executor contract होता है. Contracts can be classified into 5 broad divisions, namely the method of formation of contract, the time of performance of the contract, the parties of the contract, the method of formalities of the contract and the method of legality of the contract. अब हम इन्हें डिटेल से वन बाय वन स्टडी करेंगे. First one is the method of formation of contract. Under the method of formation of the contract may be of 3 kinds. के कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. First one is express contract, second one is implied contract and third one is quasi contract. Now we will study each of them in detail. First one is express contract. What is express contract? Express contract is one which expressed in words, spoken or written. Express contract ऐसा contract होता है जिसमें एक contract के बारे में हर चीज़ clear होती है through words, जिसमें वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है सब कुछ, बेशक वो वर्ड स्पोकन हो या इन रिटन फॉर्म हो. सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर्मल, देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज़. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती किसी भी चीज़ को समझने के लिए, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर कट होती है. दोनों पार्टीज़ के जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं या उनके हकूक़ व फ़राइज़ होते हैं वो बिल्कुल क्लियरली बयान किए गए होते हैं. ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, an express contract is formed when one party offers to install new carpet in the other party's house for the payment of $1,000. इसमें अब एक एग्ज़ाम्पल है कि एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किस तरह होता है कि एक पार्टी है उसने दूसरी पार्टी को ऑफ़र किया कि वो उसके घर में कारपेट जो है वो इंस्टॉल करवाए और पेमेंट कितनी करे, $1,000. हेयर द टर्म्स आर क्लियर. इसमें दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी टर्म्स क्लियर कर ली हैं कि इतने पैसे मिलेंगे और जो है कारपेट जो है वो आके घर में इंस्टॉल हो जाएगा. वन पार्टी इज़ रिसीविंग एन इंस्टॉलेशन ऑफ कारपेट, कि एक पार्टी जो है उसको कारपेट के बदले में इंस्टॉलेशन मिल रही है, मतलब पैसे मिल रहे हैं. एंड द अदर पार्टी इज़ पेइंग अ क्लियर अमाउंट ऑफ डेट सर्विस. और दूसरी एक पार्टी के घर में कारपेट की इंस्टॉलेशन हो रही है और दूसरी पार्टी जो है
वो सर्विसेज के बदले में पैसे दे रही है। तो दोनों के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हैं। दिस एग्रीमेंट देन बिकम एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी वैलिडेटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कोर्ट में भी वैलिड कंसीडर होगा। नेक्स्ट वन इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। An implied contract is legally binding obligations that derives from actions, conduct, or circumstances of one or more parties in an agreement. अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो था वो होता था थ्रू वर्ड्स, उसमें वर्ड्स के थ्रू हर चीज़ क्लियर कर दी जाती थी, बेशक वो वर्ड स्पोकन थे या रिटन थे। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट का पता नहीं चलता। इसमें दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैसे आती हैं? एक दूसरे के कंडक्ट या एक्शंस या उनकी इंटेंशंस देख के, कि उनके रवैये के मुताबिक, उनके कंडक्ट देख के, या वो कोई ऐसा अमल कर देती हैं जिनसे पता चल जाता है कि दोनों पार्टीज़ एग्रीमेंट करने के लिए राज़ी हैं। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें दूसरी पार्टी के एक्शंस या उनके कंडक्ट या फिर सर्कमस्टांसेस से पता चलता है कि ये एग्रीमेंट हो रहा है। The conditions of an implied contract is to be understood from the acts, the contract of the parties or the course of dealing between them. कि ये कॉन्ट्रैक्ट का किस तरह पता चलता है? उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस देख के या उनमें दोनों पार्टीज़ के एक्ट्स और कंडक्ट देख के पता चलता है। इसमें एक एग्जांपल देखेंगे। जेक हु हैज़ नाउ ब्लेड अटैचमेंट ऑन हिज 4-wheel ATV। जेक एक पर्सन है जिसके पास 4-wheel ATV है। हेड्स ओवर टू हिज नेबर्स हाउस टू डिग आउट हिज ड्राइववे। पॉल द नेबर, अब जेक जो है एक पर्सन है और पॉल जो है वो उसका नेबर है। इज़ ग्रेटफुल डेट यंग मैन कम ओवर टू हेल्प आउट। सो व्हेन द जेक इज़ फिनिश्ड पॉल हैंड्स हिम $20 बिल। अब इस एग्जांपल में वो ये बात हमें बताते हैं कि जेक जो है उसके पास 4-wheel ATV है जिसके साथ एक स्नो ब्लेड अटैच है जो बर्फ़ को हटाने में हेल्प करती है। अब पॉल उसका नेबर है, तो जेक जो है उसने एक दिन उसकी घर के आगे से बर्फ़ हटाई और पॉल ने उसको $20 रुपीज़ जो हैं वो पे कर दिए उसके लिए। जेक सेज ही शुड बी एबल टू कम बैक periodically to keep the snow at bay for his neighbors, and the two wish each other a good day before Jake heads to the next neighbor's yard. अब जेक जो है उसने पॉल को कहा कि वो पीरियडिकली मतलब रोज़ यहाँ आता रहेगा और बर्फ़ को हटाता रहेगा, और उन्होंने एक दूसरे को गुड डे विश किया, और उसके बाद जो जेक था वो नेक्स्ट नेबर के घर चला गया। एज दिस इज़ particularly snowy winter, Jake stopped by Paul's house every weekend to shovel Paul out. अब जेक जो था, स्नोई विंटर था और जेक हर वीकेंड पे पॉल्स के घर के आगे से स्नो को हटा देता था। द फर्स्ट 3 टाइम पॉल पेड जेक $20। अब पहली 3 बार जब उसने बर्फ़ हटाई तो तीनों दफ़ा $20 रुपीज़ पॉल ने जेक को दिए। इवन दो देयर वाज नो एग्रीमेंट फॉर पेमेंट, लेकिन उनके दरमियान में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था ऐसा, या कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि अगर तुम बर्फ़ हटाओगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। हाउएवर ऑन द 4th डे पॉल स्टेज इंडोर्स नॉट कमिंग आउट टू पे जेक। अब जब चौथे दिन जेक ने आके बर्फ़ हटाई तो पॉल अपने घर से बाहर नहीं निकला और उसने जेक को पे नहीं किया, मतलब पैसे नहीं दिए। A few days later, after Jake plows again, he asked Paul for payment for the 2 days he received no money. कुछ दिन के बाद जब वो दोनों मिले तो फिर जेक ने पॉल को कहा कि 2 दिन की पेमेंट आप मुझे दे, क्योंकि मैंने 2 दिन से पेमेंट रिसीव नहीं किया आपसे। पॉल क्लेम्स ही नेवर एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू पे जेक फॉर हिज सर्विसेज, कि पॉल ने फिर जेक को ये बात कही कि हमारे दरमियान ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि तुम स्नो हटाओगे तो लाजमी है कि मैं तुम्हें पैसे दूँ। मुझे रादर ही थॉट जेक वॉज जस्ट बीइंग अ नाइस नेबर, और पॉल ने ये बात कही कि मुझे लगा कि तुम एज अ नाइस नेबर मतलब एक अच्छे हमसाए के तौर पे मेरी हेल्प करते हो रोज़, तो मैं तुम्हें वैसे ही पैसे $20 दे देता था, लेकिन हमारे दरमियान ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कोई। If Jake was to sue Paul for lack of payment, the law would likely be on Jake's side, कि अगर जेक जो है वो कोर्ट में जाता और
पॉल के अगेंस्ट कोई केस फाइल करता, कोई सूट फाइल करता, तो जो लॉ था वो डेफिनेटली किसका साथ देता, जेक का साथ देता। क्यों साथ देता वो अब हम ये पढ़ेंगे। द कोर्ट वुड इन्फर डेट एन इम्प्लाइड इन फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड बिटवीन जेक एंड पॉल। अब कोर्ट ये बात कहती है कि एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया था दोनों के दरमियान में, इवन दो द टू नेवर रिड्यूसेस द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू राइटिंग, कि बेशक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटन नहीं किया था या बोल के नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कुछ कंडक्ट इस तरह किया या उनके इंटेंशंस या कंडक्ट कुछ काम इस तरह से थे कि उससे ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया दोनों पार्टीज़ के दरमियान। कैसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में अब हमने ये पढ़ा था कि जब एक पार्टी ऐसी अपनी इंटेंशंस शो करवाती है या ऐसा कोई काम करती है जिससे दूसरी पार्टी को लगे कि वो एग्रीमेंट में आ गए हैं दोनों, तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब यहाँ पे पॉल जो था उसने पहले 3 दिन उसको पेमेंट दी, तो जेक ने ये बात वो उसी वक्त जब उसने पेमेंट दी, या तो वो पेमेंट शुरू से देता ही ना, तो अगर उसने पहले 3 दिन पेमेंट दे दी है तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आ गई है, क्योंकि पॉल ने ऐसा कंडक्ट किया है, ऐसी इंटेंशंस उसको दी हैं कि जेक ने ये समझ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नेक्स्ट भी वो पेमेंट लेगा अब इसकी। तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल थी। द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वॉज क्रिएटेड व्हेन पॉल पेड जेक फॉर हिज सर्विसेज। के इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट तब भी क्रिएट हो गया था जब पॉल ने जेक को सर्विसेज दी थी, नॉट वंस, सिर्फ एक बार ही नहीं बट 3 टाइम्स, 3 दफ़ा उसको उसने सर्विसेज के लिए पे किया। एंड कंटिन्यू टू एक्सेप्ट जेक सर्विसेज, और जेक की जो सर्विसेज थी वो भी कंटिन्यूअली एक्सेप्ट करता रहा। नेक्स्ट वन इज़ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। अब हम पढ़ेंगे कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ रिट्रोएक्टिव एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज हु हैव नो प्रीवियस ऑब्लिगेशंस टू वन अनदर। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टीज़ के दरमियान एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अनजान होती हैं और दोनों पार्टीज़ के दरमियान में कोई एक दूसरे के ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस प्रीवियस नहीं होती, कोई ड्यूटीज़ नहीं होती। इट इज़ क्रिएटेड बाय अ जज। ये जो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होता है ये जज क्रिएट करता है। कोर्ट में, अदालत में जब कोई केस जाता है तो फिर कोई अगर सर्कमस्टांसेस इस तरह हो कि एक पार्टी का नुकसान हुआ हो, तो उस नुकसान को सही करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है बाय अ जज। इट इज़ क्रिएटेड बाय अ जज टू करेक्ट अ सर्कमस्टांसेस इन विच वन पार्टी एक्वायर समथिंग एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। अब ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिटेल से कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कैसे इनिशिएट होता है, ये कब कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस तरह से होता है। There are certain dealings which are not contracts strictly, though the parties act as if there is a contract. The Contract Act specifies the various situations which come within what is called quasi contract. कि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनिशिएट हो सकता है। अब वो किस तरह इनिशिएट होता है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो रेफर टू एज इम्प्लाइड इन लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स. There are a special kind of contract lacking mutual assent but ordered by a court to avoid an injustice. कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट किस लिए होता है? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होता है ताकि किसी भी गलत काम को सही किया जा सके और इनजस्टिस को ख़त्म किया जा सके, इनजस्टिस को अवॉइड किया जा सके। जब भी किसी पार्टी को नुकसान होता है कोई किसी भी बेस पे, तो अगर वो सूट फाइल करती है तो उस नुकसान को सही करने के लिए कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से जो फैसला करती है उसको हम कहते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। When these were first instituted into the American legal system, they were typically used to enforce on obligations to restitution. अब इसमें हम एक एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। लेट्स से यू पे फॉर अ पिज़्ज़ा टू बी डिलीवर्ड, कि आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और उसके लिए आपने पे भी किया कि वो पिज़्ज़ा डिलीवर हो जाए आपके घर पे। इफ़ डैट पिज़्ज़ा इज़ डिलीवर्ड टू अनदर हाउस, अगर वो पिज़्ज़ा गलती से किसी और के घर पे डिलीवर हो गया है, एंड समवन एल्स एन्जॉय योर 3 टॉपिंग स्पेशल, और आपकी 3 टॉपिंग स्पेशल पिज़्ज़ा जो है वो कोई और इन्जॉय कर रहा है, अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कुड बी इनिशिएटेड। तो उसी टाइम पे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट हो गया था।
वो कैसे, अब जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिस पार्टी को लॉस हुआ है, वो कोर्ट में जाएगी और कोर्ट उसको इंसाफ दिलाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होता है। नाउ द पिज़ेरिया कुड बी कोर्ट ऑर्डर टू reimburse यू फॉर द अमाउंट यू पेड फॉर दैट बाय। अब जब कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट हो गया, जिस पार्टी को लॉस हुआ था वो कोर्ट में चली गई कि हमने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था बट हमें ये पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं हुआ, इसलिए लिहाजा अब हमें हमारी पेमेंट वापस की जाए। तो जब ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में गया तो अब जो कोर्ट है वो पिज़ेरिया को ऑर्डर कर सकती है कि वो कोर्ट में आए और जो अमाउंट इन्होंने पे की थी वो उसे वापस दिलाए जैसे मर्ज़ी। बेशक वो जिसके घर पे पिज़्ज़ा डिलीवर करके गया उनसे लेके दे या जिस तरह भी लेके दे। तो ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होता है। द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑफ टू काइंड्स अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की दो टाइप्स होती हैं, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें दो पार्टीज होती हैं। बाय का मतलब होता है टू, देयर फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल। इसलिए जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो या तो बायलेटरल हो सकते हैं मतलब दो पार्टीज़ के दरमियान, या फिर मल्टीलेटरल मतलब दो से ज़्यादा। अगर दो से ज़्यादा पार्टीज़ हो जाएं तो वो मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। Bilateral contract. In certain contracts, one party has to fulfill his obligations whereas the other party has already performed his obligations. कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह अक्सर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि इनमें एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर लिया होता है और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशंस को भी परफॉर्म करना होता है। सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ कॉल्ड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसे हम कहते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कि इसमें एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म किया होता है, और यूनि का मतलब होता है एक, और एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना होता है। दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.